Hello students, welcome to online platform of MGCI, Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology. पिछली क्लास में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं. हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, एनीमोफिली, ऑर्निथोफिली और इन सभी फ्लावर्स के कैरेक्टर्स देख चुके हैं. बच्चों, अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार हर जनरेशन वन आफ्टर दी अदर पॉलिनेशन सेल्फिंग होता रहे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं. इट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो अब इससे सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? क्योंकि मेजॉरिटी फ्लावर्स हम जानते हैं हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है. तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो अब इससे कैसे रोका जाए? अब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए नेचर खुद ऐसी डिवाइसेस अपनाता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाए. चले आगे. सो दिस विल बी अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो आज हमारा टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर है? तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत पड़ गई कि हमें ये तरीका अपनाना पड़ा? क्योंकि नेचर में मेजॉरिटी फ्लावर्स कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल. और अगर सेल्फिंग लगातार होगी तो कंटिन्यूअस सेल्फिंग से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो दिक्कत क्या आएगी? प्रॉब्लम होगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? क्वालिटी डिटीरियोरेशन. क्वालिटी खराब होती जा रही है. लगातार सेल्फिंग से क्वालिटी खत्म हो रही है. अब इसे कैसे बचाया जाए? इसका एक सॉल्यूशन है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. नाउ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या डिवाइस हो सकती है? सबसे पहला डाइक्लाइनी. व्हाट इज डाइक्लाइनी? डाइक्लाइनी मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी. अब मुझे बताओ कि अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल डिपेंड अपॉन क्रॉस पॉलिनेशन. सो अगर ईदर मेल और फीमेल इन वन फ्लावर, अगर ये कंडीशन है तो इट विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. कोई और रास्ता ही नहीं है उसके पास, क्योंकि या तो स्टेमिनेट फ्लावर है या तो पिस्टिलेट है. तो अगर ऐसी कंडीशन है सो डाइक्लाइनी इज वन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो किसे प्रमोट करेगी? क्रॉस पॉलिनेशन को. ठीक. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकेंड वन इज डाइकोगेमी. बच्चों, ये नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं बट इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दिया है. सो डाइकोगेमी मीन्स डिफरेंट समय पर मेच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम. याद करो, ऑटोगेमी में हमने एक लाइन लिखी थी, प्रोवाइडेड अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, सो देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन
पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब पोलन भी सेम समय पर रिलीज हो और स्टिग्मा भी सेम समय पर मैच्योर हो, तब जाके तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसे प्रमोट कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो देखो मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे, मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड। अब ये अनसिंक्रोनाइज कंडीशन में हो सकता है या तो मेल पहले मैच्योर हो जाए, जिसे हम बोलते हैं प्रोटैंड्री, एंड्रो मतलब मेल, प्रोटैंड्री में मेल मैच्योर फर्स्ट, या फिर हो सकता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, गाइनो मतलब कौन पहले मैच्योर हो रहा है, फीमेल फर्स्ट। तो अब इस कंडीशन में मेल पहले मैच्योर हो गया जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं बनी, या तो हो सकता है स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो चुकी है पर पोलन रिलीज नहीं हुए, तो इन कंडीशन में पॉलिनेशन सेल्फ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैच्योरिटी भी सेम समय पर हो रही है, तो ऐसा क्या होगा कि प्लांट सोचेगा कि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करना है, पर कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कब, अगर दोनों की पोजीशन, किसकी, स्टिग्मा की और एंथर की अलग अलग है, इसे हम बोलेंगे हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मीन्स व्हाट, डिफरेंट पोजीशन है बच्चों, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट लेवल। तो सेम लेवल पे होगी मतलब, अरे डिफरेंट लेवल का मतलब होता है कि अगर आपने ये फीमेल पार्ट बनाया, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, अब मेल पार्ट में इसकी लेंथ यहीं तक है, बताएं, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन की कम हो गई ना, पॉसिबिलिटी इसकी किसकी बढ़ चुकी है, क्रॉस पॉलिनेशन की, क्योंकि यहां से पोलन का स्टिग्मा पे पहुंचना डिफिकल्ट है। तो इस कंडीशन को हमने बोला हेटेरोस्टाइली, जहां पर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग है, डिफरेंट लेवल्स पे है। नेक्स्ट, अब सोचा कि पोजीशन भी चलो ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल है, पोजीशन भी सही है, सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी है, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तब आ चुका है एक बैरियर, बैरियर मेथड। अब यहां पर बैरियर कौन सा है, ये बैरियर मेथड कौन सा आ गया, दिस इज हरकोगेमी। हरकोगेमी मीन्स व्हाट, एक फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर आ जाता है, फिजिकल बैरियर on stigma that prevent pollen from reaching stigma। अब अगर हमने स्टिग्मा को सोचे कवर कर दिया, ये स्टिग्मा थी हमारी, अब इस स्टिग्मा को क्या किया आपने, एक मैकेनिकल बैरियर, नेचुरली है, हाँ, अगर ये बैरियर इस पे आ गया तो क्या पोलन आ सकता है यहां पर, बिल्कुल नहीं। अरे तो मैम फिर इसमें तो पॉलिनेशन ही नहीं हो सकता, नहीं, पॉलिनेशन हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर कोई एजेंट आ जाए, पॉलिनेटर इसे तोड़ देता है, पॉलिनेटर ब्रेक दिस बैरियर, और पॉलिनेटर अगर आ गया इसका मतलब कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोटेड। ये जनरली मिलता है हमें कैलोट्रोपिस में,
कैलोट्रोपिस में ये कंडीशन मिलती है जिसमें एक मैकेनिकल बैरियर कवर कर लेता है किसको, स्टिग्मा को। तो अभी तक कितने देख लिए हमने, डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी अनसिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी, थर्ड हेटेरोस्टाइली, फोर्थ हरकोगेमी। पर अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा? हाँ, ये किस कंडीशन में मिलता है? दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबल समझते हैं, तालमेल। अब यहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, देखो, पोलन्स ऑफ सेम स्पीशीज unable to germinate on stigma of same species। तो पोलन्स अगर उसी स्पीशीज से रिलीज हो रहे हैं और उसी स्पीशीज पे गिरते हैं, सो दे आर अनेबल टू जर्मिनेट। ठीक है, नाउ ये कंडीशन हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है किसमें, मेज में। और ये कैसा इवेंट है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड, जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट। क्लियर है? तो अभी तक हमने 5 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख ली। कौन सी? पहला डाइक्लाइनी, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें इधर मेल और फीमेल हो, ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन। डाइकोगेमी मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी है, प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में डिफरेंट लेंथ पे, डिफरेंट पोजीशन पे है स्टिग्मा एंड एंथर, इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कत है। हरकोगेमी में फिजिकल बैरियर ले आए आप, फिजिकल बैरियर लगा दिया, नेचर ने लगाया, आपने नहीं लगाया, नेचर ने लगा दिया, तो इसमें पॉलिनेटर अगर आया तो वो इसे ब्रेक कर सकता है। अगला आ जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट है। अब ये जो हमने चीजें डिस्कस करी ना, इसे एनसीईआरटी से रेफर करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स are hermaphrodite and pollens are likely to come in contact with the stigma of the same flower। Continued self pollination से दिक्कत क्या होगी? Inbreeding depression। Flowering plants have developed many devices। देखो, ये जो डिवाइसेस डेवलप करी, ये डिस्करेज करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। देखो दे दिया ना यहाँ पर, this is what, नाम नहीं दिया है, डाइकोगेमी। Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। वही हमने बात कर ली है। In some species, anther and stigma are placed at different position। बताओ, इस कंडीशन को हमने क्या बोला था? हेटेरोस्टाइली। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। तो दिक्कत क्या हुई कि जो पोलन्स है वो स्टिग्मा पे नहीं आ पाए। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। थर्ड डिवाइस क्या है? तीसरी डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कैसा इवेंट है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। क्या रोकता है? पोलन जर्मिनेशन और पोलन ग्रोथ। दो चीजें रोकेगा ये। पोलन जर्मिनेट नहीं होने देगा, मान लो अगर जर्मिनेट भी हो गए तो उसकी ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देता। ठीक है, so another device to prevent self pollination is production of unisexual flower। ये अपन ने फोर्थ पॉइंट देख लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी,
थर्ड वन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अपन ने जो सबसे पहले देखा है वो यहाँ बता रहे, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, मोनोशियस अगर है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, पर क्या नहीं रोक सकता, जिटनो, एक ही प्लांट है उसी पे मेल और फीमेल फ्लावर्स है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट तो मोनोशियस है, तो जिटनो नहीं रोक सकता। बट कुछ ऐसी स्पीशीज है जैसे पपाया जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे है, तो ये दोनों रोकेगा। क्या क्या? ऑटोगेमी भी नहीं होने देगा, जिटनो भी नहीं होने देगा, सिर्फ इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, जेनोगेमी। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द outbreeding devices. Now comes the very important topic, pollen pistil interaction. देखो, पॉलिनेशन हुआ, पोलन ड्रॉप हुआ स्टिग्मा पे, पोलन ने नरिशमेंट लिया, पोलन ट्यूब बना। अगर ऐसा हर पोलन के साथ होता, हर पोलन किसी भी स्टिग्मा पे गिरने से नरिशमेंट ले लेता, पोलन ट्यूब बना लेता, तो आप सोचो कि मैंगो का ट्री है और फ्रूट आ रहा है उसके ऊपर एप्पल, पर ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा कोई स्पीशीज टू स्पीशीज रिकॉग्निशन है, इंटरैक्शन है, जिसकी मदद से सेम स्पीशीज का पोलन अगर आए वही जर्मिनेट कर सकता है। तो ये पता कैसे चला? बातचीत होती है, डायलॉग होता है कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं हमारे बीच में, और कंपैटिबिलिटी अगर हुई तो पोलन जर्मिनेट कर गया। पोलन को जर्मिनेट करने के लिए पहले नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कौन देता है? स्टिग्मा। देखो भाई, आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आए और डोर नॉक हुआ, गेस्ट आ गए, गेस्ट में आपने देखा कि हाँ जान पहचान वाले हैं, तो आप उन्हें ग्रीट करते हैं, घर में बुलाते हैं, रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। पर अगर कोई अनजान व्यक्ति है, क्या उसको घर में बिठा के खाना खिलाओगे आप? नहीं। कैसे पता कि जाना पहचाना है कि अनजाना है? हो सकता है आप उसे फर्स्ट टाइम में रिकॉग्नाइज कर ले। ये भी हो सकता है कि आप उसे नहीं पहचानते पर वो आपके पेरेंट्स का कोई रिलेटिव है, हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स का फ्रेंड है। तो ये चीजें कब समझ में आएंगी? जब बातचीत होती है। तो वैसा ही इंटरैक्शन, वैसा ही डायलॉग यहां पर होगा, किसके बीच में? पोलन्स के और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? बिकॉज पॉलिनेशन हमें ये गारंटी नहीं देता, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी कि हमेशा राइट टाइप ऑफ पोलन, राइट टाइप ऑफ पोलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा। तो आपको कभी भी ये गारंटी पॉलिनेशन से नहीं मिली कि हाँ जो पोलन गिरा है वो सही प्रकार का है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। अब हुआ क्या? देखो, सबसे पहले ये याद रखना कि यहां पर एक्चुअल में जो पिस्टिल शब्द यूज करा है वो पिस्टिल किसके लिए है? स्टिग्मा के बारे में। ठीक, ये जो इवेंट है दिस इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट, स्पीशीज स्पेसिफिक है। क्या ये इवेंट स्टैटिक है? बिल्कुल नहीं, ये इवेंट है डायनामिक। कैसा इवेंट है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन डायनामिक इवेंट है। क्या क्या होता है इसमें? इंक्लूड्स पोलन लैंडिंग से लेके, पोलन लैंडिंग हुआ,
रिकॉग्निशन हुआ, पहचाना गया, पोलन जर्मिनेट हुआ, बस कहानी खत्म नहीं। पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ, जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो कर गया, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के बाद पोलन एंट्री इन ओव्यूल। तो देखो भैया कितने सारे इवेंट्स हैं, सिर्फ पोलन का गिरना, पोलन का ड्रॉप होना स्टिग्मा पे ही पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन नहीं है। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में पोलन के लैंडिंग से लेके पहचान होने से लेके जर्मिनेशन, ट्यूब फॉर्मेशन, एंट्री, सब कुछ है ना। तो यहां देखें हम कि हुआ क्या। सबसे पहले पोलन ड्रॉप, पोलन गिरा। अब स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है कि उसे पहचाने, तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेस। अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगी, कुछ बातचीत करेंगे तभी तो रिकॉग्निशन होगा। तो यहां पर होता है एक केमिकल डायलॉग। हाँ, ऐसा वैसा डायलॉग नहीं है, केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल। अब जैसे ही ये डायलॉग हुआ, पहचाना गया कि पोलन उसी स्पीशीज का है कि अलग स्पीशीज का है। इसका मतलब सही प्रकार का है कि गलत है। तो इधर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो राइट टाइप पोलन है, या फिर हो सकता है पोलन रॉन्ग प्रकार का गिर गया। अब रॉन्ग टाइप का कैसे हो सकता है, या तो ये हो कि वो डिफरेंट स्पीशीज का है तो वो गलत आ गया, या तो ये भी हो सकता है कि सेम स्पीशीज का पोलन है पर सेल्फ इनकम्पैटिबल, तो ये भी रॉन्ग टाइप का पोलन आ गया ना, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अगर रॉन्ग टाइप का पोलन आ जाता है तो पोलन क्या होगा, रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ पोलन। पोलन रिजेक्ट हो गया, किसने करा ये, स्टिग्मा ने या पिस्टिल ने। अब राइट प्रकार का पोलन अगर है, राइट मतलब सेम स्पीशीज का पोलन है, तब क्या होगा, स्टिग्मा उसे वेलकम करेगी। अरे मेहमान आपके पहचान के हैं तो आप मुंह मीठा करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, तो स्टिग्मा रिलीज केमिकल। अब ये कौन से केमिकल स्टिग्मा निकालती है, स्टिग्मा कौन से केमिकल रिलीज करेगी, याद रखना CBI, दैट इज कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल। इनोसिटॉल रिंग आती है बेटा, शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहां पर आपको कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स ये केमिकल्स निकाले। जैसे ही ये केमिकल्स निकले, हुआ क्या देखो, ये केमिकल्स जैसे ही निकलते हैं, निकलते से ये केमिकल्स जर्मिनेट करवाते हैं किसको, पोलन को। तो अब पोलन क्या हुआ, जर्मिनेट। अब जर्मिनेट जैसे ही हुआ, इसने क्या बनाया, पोलन ट्यूब। अब बेटा आप याद करो, हमने देखा था कि कुछ टू सेल्ड कंडीशन होती है। टू सेल्ड मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो जिनमें पॉलिनेशन टू सेल्ड में हुआ था, उसके पोलन ट्यूब में थ्री सेल्ड कंडीशन कहां बनेगी, ड्यूरिंग दी स्टाइल। तो स्टाइल के दौरान जब ग्रोथ होगी स्टाइल के थ्रू, सो जनरेटिव सेल डिवाइड into two male gamete। कब, थ्रू टिश्यूज ऑफ स्टाइल। जैसे ही वो स्टाइल की टिश्यू से
गुजरता है तो ये 2 सेल्ड कंडीशन किस में बदल जाती है, 3 सेल्ड में। इतना याद रखना है। और अगर कोई 3 सेल्ड पे ड्रॉप हुआ तो उसमें तो जरूरत ही नहीं है ये डिवीजन की, ये माइटोसिस यहां नहीं होगा। अब इस कंडीशन को देखो, आगे बढ़ाओ। अब होगी इसकी एंट्री को, पोलन ट्यूब की एंट्री को ओव्यूल में कौन गाइड करता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, एम्ब्रियो सैक में कौन गाइड कर रहा है, ओव्यूल में कौन गाइड कर रहा है। सो पोलन रीचेस टू ओवरी। अब ओवरी में इसने जाके देखा कि हमारे पास जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल में एंट्री के 3 रास्ते हैं। या तो सीधा इस पॉइंट से आ जाए, ऊपर चलाजा से, चलाजोगेमी ऊपर से टपका, ठीक है। दूसरा रीजन है कि वो इन टेग्यूमेंट्स को रप्चर करता हुआ आ जाए, दिस इज व्हाट मीजोगेमी, मिडिल से आ गया ना, मीजोगेमी। तीसरा तरीका है कि वो आ जाए माइक्रोपाइल से, स्पोर से, तो नाम क्या है, पोरोगेमी। तो चलाजोगेमी भी हो सकता है, मीजो भी हो सकता है, पोरो भी हो सकता है। क्या होगा, ये कौन गाइड करेगा, गाइडेड बाय ट्यूब न्यूक्लियस। कौन गाइड कर रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये, कुछ और नहीं है। ये ट्यूब न्यूक्लियस गाइड करता है एंट्री इनटू द ओव्यूल, ठीक है। अब देखो सबसे कॉमन क्या है, पोरोगेमी। मोस्ट कॉमन इज पोरोगेमी। अब अगर एंट्री हो चुकी है, अब इस एंट्री के बाद क्या होगा, देखो अब आ गया एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में एंट्री को कौन गाइड करेगा, हमने याद करो कुछ ऐसी सेल्यूलर थिकनिंग्स देखी थी जिसका नाम था फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक गाइडेड बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलता है कि भैया एग अपैरेटस इधर है, यहां पर आए, ठीक है। तो ये किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में क्या रिलीज होता है, मेल गैमीट्स रिलीज्ड in cytoplasm of synergids. So क्या देखा हमने कि ये सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में मेल गैमिट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब बेटा मेल गैमिट्स ऐसे तो मोटाइल नहीं थे, ऐसे तो नॉन मोटाइल थे, पर साइटोप्लाज्म में जाते से मोटिलिटी आ जाती है, फ्लूइड के साथ साथ वो मूव करते हैं। और फिर एनसीईआरटी इनके लिए एक शब्द यूज करती है, स्पर्म। सो वन स्पर्म एक सेल की तरफ जाता है, दूसरा स्पर्म टूवर्ड्स सेंट्रल सेल जाता है। ये लाइन मैं मार्क कराती हूँ आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में हुआ क्या था, देखो सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट है। इस इवेंट में पिस्टल या स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करती है वेदर द पोलन इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। क्यों जरूरत पड़ी, बिकॉज पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देता कि जो पोलन आया है स्टिग्मा पे उसी स्पीशीज का है या जर्मिनेट होगा। नाउ तो अब ये काम किसको लेना पड़ा, स्टिग्मा को या पिस्टिल को। जैसे ही पोलन ड्रॉप हुआ तो 2 कंडीशन बनती है, या तो पोलन राइट टाइप का हो सकता है या तो रॉन्ग टाइप का हो सकता है। राइट टाइप मतलब सही प्रकार होगा तो स्टिग्मा खुश हो जाएगी, पर अगर गलत है, रॉन्ग टाइप है, तो कैसा गलत हो सकता है, या तो डिफरेंट स्पीशीज का ही आ गया तो रिजेक्ट होना है, या तो सेल्फ इनकम्पैटिबल आ गया तो भी रिजेक्ट होना है। अगर सही प्रकार का आ गया तब स्टिग्मा खुशी में
मुंह मीठा करवा देती है। क्या रिलीज करती है? CBI कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। और ये रिलीज करने के बाद पोलन जर्मिनेट हुआ। पोलन जैसे ही ग्रो करता है, अगर वो 2 सेल्ड कंडीशन थी तो स्प्लिट होता है जनरेटिव सेल, लार्ज मेल गैमीट एंड स्मॉल मेल गैमीट। अगर 3 सेल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ओवरी तक कौन पहुंचाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। इसके बाद तरीके जानते हो आप, कोरोगेमी, चलाजो, मीजोगेमी। लेकिन अगर पोलन ट्यूब को एंटर करना है एम्ब्रियो सैक में तो गाइड कौन करेगा? फिलीफॉर्म अपैरेटस। हमने बनाए थे, सिनर्जिड्स बनाई थी। सिनर्जिड्स में ऐसी सेल्यूलर थिकनिंग्स थी, वो क्या था? फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर है? देख ले बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में। देखो, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में pollination not guarantee the transfer of right type of pollen। कोई गारंटी नहीं बताई कि कंपैटिबल पोलन ही गिरेगा। Often pollen of wrong type either from the other species or from the same species but self incompatible also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type or of wrong type. If it is of right type, pistil accept the pollen और प्रमोट करती है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को। नाउ दिख सकता है आपको, पहली कंडीशन में आपको पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब दिख रहे हैं। ये स्टाइल में से पोलन्स, बहुत सारे पोलन ट्यूब ग्रो कर रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, किस तरीके से पोलन ट्यूब आया और उसकी ग्रोथ दिखाई गई है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये सब पढ़ लिया हमने। पोलन जर्मिनेट कर रहा है, ट्यूब की ग्रोथ दिखाई है स्टाइल के थ्रू। LS longitudinal section showing pollen tube growth, enlarged view of the egg cell showing entry। अब ये एंट्री दिखाई, यहाँ पर 2 मेल गैमीट से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू द सिनर्जिड, डिस्चार्ज हो गए मेल गैमीट सिनर्जिड में। एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, बोल दिया स्पर्म्स। क्यों बोला यहाँ स्पर्म्स? क्योंकि ये मोटाइल है। वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल की तरफ। देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में अल्टीमेटली क्या होना है आप जानते हो? फर्टिलाइजेशन। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, पिस्टिल क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ग्रोथ इन द स्टाइल। या तो उसका जर्मिनेशन नहीं होने देगी या फिर उसकी ग्रोथ स्टाइल में नहीं होने देगी। एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue। लिखा था हमने, बातचीत होती है पोलन और पिस्टिल के बीच में और रिकॉग्निशन होता है। This dialogue is mediated by chemical component. It is only the recent years that botanists have able to identify some pollen pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। देखो, ये लाइन याद करना, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज नॉट फॉलोड बाय रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। पहले क्या होता है? रिकॉग्निशन। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया स्टिग्मा पे, ट्यूब बन गया। और ये ट्यूब कहां से निकल रहा है बेटा? जर्म पोर से, जर्म पोर से। कंटेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन मूव into the pollen tube। Pollen tube grows through the tissues of stigma and style, reaches the ovary। टिश्यूज के थ्रू ग्रो करे, कहां पर पहुंच गए? ओवरी पे पहुंच गए। यहां पर क्या हुआ देखो, अगर शेड हुआ 2 सेल्ड कंडीशंस में, जैसे एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल में, सो इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और क्या बनाएगी? फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब।
इन प्लांट्स विच शेड द पोलन इन 3 सेल, पोलन ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो कोई जरूरत ही नहीं है डिवीजन की। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइल। देखो मैंने बताया ना 3 तरीके हैं इसके पास, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, पर सबसे कॉमन आपके एनसीईआरटी ने क्या बता दिया है, माइक्रोपाइल से एंटर करता है। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलिफॉर्म अपैरेटस। Many recent studies shows that कि फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है, गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन से लेके पोलन ट्यूब एंट्री तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या ये स्टैटिक इवेंट है? बिल्कुल नहीं, दिस इज अ डायनामिक इवेंट। यहां पर पोलन रिकॉग्निशन हुआ और इसके बाद या तो एक्सेप्ट होगा या इनिबिट होगा, प्रमोशन या इनिबिशन। ये सारी टेक्निक्स को एक प्लांट ब्रीडर साइंटिस्ट यूज करता है ताकि वो डिजायरेबल हाइब्रिड बना सके। जरूरी थोड़ी है कि हर पोलन नेचुरली लैंड करने के बाद जर्मिनेट करता है, तो आपको अगर उसको जर्मिनेट करवाना है तो कंडीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है कि आप स्लाइड पे भी पोलन जर्मिनेशन कर सकते हैं कि कौन से पौधों में किया जा चुका है। पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बालसम, विंसा ऑन दी ग्लास स्लाइड। पर उसके पहले आपको ग्लास स्लाइड में कितना % शुगर सॉल्यूशन डालना है, 10%। फिर जब आपने उसे लो पावर में देखा, ये लो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में भी आएगा ये शब्द, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखा तो 30 मिनट बाद, 15 से 30 मिनट बाद क्या दिखा, पोलन जर्मिनेशन। देखो बेटा पोलन जर्मिनेशन इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना। तो सीजन टू सीजन वेरी करता है, तो किसी सीजन में हो सकता है पोलन जर्मिनेट जल्दी हो जाए, किसी में देर से हो। यहां पर ये एग्जाम्पल्स कम से कम याद रख लेना। देखो पीसीबी, हम बायो वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, हाँ मैडम पढ़ते हैं, और ये पढ़ने से हमारा हो जाता है वेरी क्लियर, सब ये क्लियर हो जाता है हमारा, है ना। तो पी मतलब चिकपी या पी, सी से क्रोटोलेरिया, क्या लेरिया, क्रोटोलेरिया, बी बालसम, विंसा, विनका जो बोल रहा है, इधर चिकपी, चना। हो गए सारे एग्जाम्पल्स। सो पीसीबी वेरी क्लियर, पी, क्रोटोलेरिया, बालसम, विंसा, चिकपी। अब ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन पढ़ने से ये समझ में आया कि क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में प्लांट ब्रीडर इस इंटरैक्शन का यूज करते हैं। पर नेचुरली पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन अगर हो जाए, होता भी है, और अगर आपको डिजायर्ड हाइब्रिड बनाना है फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर पोलन उसी फ्लावर पे ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, देखो यहां पर a breeder is interested in crossing different species and often genera, लो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जेनेरा भी, अलग अलग जेनेरा को मिक्स कर रहे हैं, टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस, क्या बनाने के लिए, कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद लेते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सबसे पहले तो आपको उसे किसमें बदलना है, यूनिसेक्सुअल, तब जाके उसकी सेल्फिंग रोक सकते हैं। यूनिसेक्सुअल में आप किस पार्ट को रिमूव करेंगे, मेल को रिमूव करेंगे क्या, अरे भैया आपको पता है कि वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, कोई भी प्लांट हो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनता है, फीमेल पार्ट पे। किसको हटाना है, मेल पार्ट को। मेल मतलब मैस्क्यूलाइन, मैस्क्यूलाइन पार्ट को हटाना है, रिमूवल के लिए लग जाता है ई। सो ई
मैस्कुलेशन। सबसे पहले क्या कर दिया, मेल पार्ट को, रिमूवल ऑफ दी एंथर्स या स्टेमेन को हटा दिया। ऐसे हटाना है कि आपका जो फीमेल पेरेंट बचा है, फीमेल फ्लावर बचा है, उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे हटा दिया, अब चांसेस है कि जब तक आप पोलन कलेक्ट करके लाएं, डिजायरेबल पोलन, तब तक कोई दूसरा अनवांटेड पोलन उसे कंटामिनेट करे, तो कर दो उसे कवर। तो कवर करने का तरीका क्या है, बैगिंग। आपने बटर पेपर से उससे कवर कर दिया ताकि डिजायरेबल पोलन ही आप लाओ, जब तक कोई कंटामिनेशन ना हो। बैग कर दिया। अब बैग करने के बाद आप पोलन कलेक्शन के लिए चले गए, अब पोलन लेके आ गए, अब पोलन डालना है तो क्या बैग पे ही छिड़क दोगे, नहीं, फिर उस बैग को निकालोगे, दैट इज डी बैगिंग। डी बैगिंग के बाद आपने क्या करा, पोलन डस्टिंग। जब काम हो गया आपका प्लॉट पे, रिसर्च प्लॉट पे, फिर आपने उस पे एक पर्ची चिपका दी गई कि टैगिंग हुई, ये फ्लावर इमैस्कुलेटेड है, ये चिपका दिया, ये फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ा है, मतलब आपने उसे पोलन डस्टिंग कर दी है, ये डाल दिया। तो ये सारे टैग लिखना पड़ता है रिसर्चेस में। आई बात समझ में? तो ये सारी स्टेप्स है, इसके इवेंट्स का सीक्वेंस याद रखना, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, पोलन डस्टिंग, टैगिंग। इमैस्कुलेशन की जरूरत बताओ किस फूल में है, बाइसेक्सुअल में कि यूनिसेक्सुअल में? अरे बाइसेक्सुअल में, यूनि तो बेचारा खुद ही एक ही सिंगल सेक्स ऑर्गन है। अब बैगिंग की जरूरत किस में है, यूनिसेक्सुअल में कि बाइसेक्सुअल में? दोनों फूल जैसे भी हो, चाहे यूनिसेक्सुअल है चाहे बाइसेक्सुअल हो, आपको उसे बटर पेपर से कवर करना पड़ेगा। देखिए अब आगे यही लाइंस बोलती है एनसीईआरटी। Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make use of desired pollens. अब आपको किसको बचाना है, stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation and bagging. देखो यहाँ पर female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehiscence. Before ऐसा नहीं कभी भी जब नींद खुले जब आपने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, आपको मेच्योरिटी से पहले रिमूव करना है, नहीं तो अगर पोलन गिर गया स्टिग्मा पे, फिर सेल्फ पॉलिनेशन से कोई नहीं रोक सकता, हो गया पॉलिनेशन। इमैस्कुलेशन मतलब देखो, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स आप मेल पार्ट को निकाल रहे हैं, एंथर को निकाल रहे हैं बिफोर दी डेहिसेंस। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद बैग, तो बैगिंग कर दी थी अपन ने, जो जनरली बटर पेपर से बनता है, टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब रिसेप्टिविटी अटेन हो गई, तब आपने क्या करा, मेच्योर पोलन्स को कलेक्ट करा एंथर्स ऑफ द डिजायरेबल प्लांट से, और फिर आपने डस्ट किया। और रीबैगिंग जरूरी है, लिखा है ना हमने रीबैगिंग। तो यहां पर इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, देन रीबैगिंग। कि कब रीबैगिंग की जरूरत है, ये पोलन डस्टिंग के बाद। पोलन डस्टिंग के बाद आपको क्या करना है, रीबैगिंग, और फिर टैग लगा देना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है आपका पोलन डस्ट करते से ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाए, है ना। सो रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो कोई जरूरत नहीं इमैस्कुलेशन की, मेल पार्ट है ही नहीं तो क्या नहीं रिमूव करोगे आप। बट फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाए तो पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड। तो कोई जरूरत ही नहीं थी आपको इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन सिर्फ किस में लगता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स में लगता है, ठीक है। So this completes our pollen pistil interaction, artificial hybridization और pollen pistil interaction से पहले हमने देखा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे फर्टिलाइजेशन पे। थैंक यू सो मच।